गुड इवनिंग एवरीवन, मैं युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर। तो कैसे हैं बच्चों आप सब? मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और जो भी चीज़ें कल पढ़ाई गई थी आपने उसको रिवाइज किया होगा। कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, है ना, जैसा कि आप ने कल देखा ही होगा। तो चीज़ें को हमने जल्दीबाजी में कल निपटा दिया था, बट मैंने आपसे कहा था कि आज हम जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है उसको फिर से हम रिवाइज कर लेंगे, है ना। एक बार मैं आपको फिर से चीज़ों को समझा दूंगा सारा का सारा, उसके बाद फिर से हम आ जाएंगे, है ना, सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, राइट। जो भी आज का आपका क्लास रहने वाला है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सारा कुछ करने वाले हैं। तो एक बार मेरे को डिलीट करने दे दो ना सब कुछ, उसके बाद फिर मैं आपको फिर से, है ना, जो सारी चीज़ें हैं मैं फिर से एक बार आपको समझा दूंगा ताकि आपको आसानी हो, राइट, आपको आसानी हो। एक बार हम फिर से देख लेंगे, है ना। चलो चलो, है ना, चलो। रेडी है आप सब? आप सब बच्चे आज की क्लास के लिए रेडी हो? आज मैं बेटर फील कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। आप सब इतने कंसर्न थे मेरे हेल्थ को लेकर, है ना। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। अभी तो थोड़ा बहुत सीजन चेंज हुआ है ना, इसी वजह से थोड़ी सर्दी वगैरह हो गई है, थोड़ा सा कल फीवर भी मेरे को लग रहा था, बट अभी ठीक है ना, अभी मैं ठीक हूँ। थोड़ा मुझे रेस्ट की जरूरत थी तो मैंने रेस्ट किया, तो अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, राइट। तो गुड इवनिंग एवरीवन। देखते हो बहुत लोग आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, है ना। मैक्सिमम लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का वेलकम है बच्चों, सभी का वेलकम है। चलो क्लास को स्टार्ट किया जाए क्या, है ना। आप ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है ना? एक बार कंफर्म कर दोगे ना कि आपको सब कुछ सही से दिख रहा है, राइट। उसके बाद में आपको कल मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, हेल्थ इश्यूज था ना, थोड़ा बहुत मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था, बट आज मैं आपको जो है ना शॉर्टकट में मैं पूरा फिर से एक बार बता दूंगा। उसके बाद फिर हम समरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन आंसर जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है उसको हम लोग एक बार देख लेंगे, है ना। और मैंने लास्ट में एक हिंदी का भी थोड़ा सा एक पार्ट ले लिया है ताकि आपको, है ना, एक बार हिंदी में भी आप देख लोगे तो आपको जो पोएम है वो दिमाग में आ जाएगा, राइट, है ना। चलो चलो, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे, है ना। द सोल्जर समरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन आंसर आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ना कि दो इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखो, मैंने आपसे कहा था कि बच्चे 8 लाइन का क्या होता है ना, ऑक्टेव, राइट। ये ऑक्टेव वाला पार्ट है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई 6 लाइन है टोटल ना, 6 लाइन। इसे क्या है बच्चे, सेस्टेट, है ना, सेस्टेट, राइट। और ये जो चीजें हैं वो क्या है बच्चे, सोनेट है ना। ये क्या है बच्चे, खासकर ये क्या है, वार सोनेट। और वार सोनेट जो है रूपर्ट ब्रूक का सबसे ज्यादा क्या कहते हो कि इनका सबसे अधिक फेमस और सबसे अधिक जो जिस कविता से इनको लगाव था, जो प्रेम था, वो यही था। कौन सा? द सोल्जर। द सोल्जर जो कविता है इनको काफी ज्यादा पसंद था, यानी इनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोएम्स आप कह लो। कौन सा था? तो ये द सोल्जर। और ये दरअसल है ना वॉर के दौरान लिखा गया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये कविता लिखी गई थी, है ना, या गाई गई थी। तो इसे वार सोनेट भी कहते हैं। सोनेट क्या होता है? सोनेट होता है 14, है ना, 14 लाइन्स की जो पोएम होते हैं उसे सोनेट कहते हैं। वैसे सोनेट 3 तरीके के होते हैं, है ना। क्या तरीके हैं, नए तरीके हैं, वो पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें याद रखना है कि एक क्या होता है, जो नॉर्मल सोनेट्स होते हैं वो 8 लाइन और 6 लाइन के, टोटल कितने लाइन हो गए बच्चे? 14 लाइन हो गए। तो 8 लाइन को ऑक्टेव, जो 6 लाइन बचते हैं उसको सेस्टेट कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा, राइट, यहाँ तक तो हमें पता था। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि आपको, है ना, दिक्कत ना हो, आपको याद रहे चीजें, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जो फर्स्ट लाइन है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, है ना। यहाँ पे कहते हैं जो सोल्जर है रूपर्ट ब्रूक, है ना, वो कह रहे हैं अपने बारे में, या फिर कह लो वो एक सैनिक के रूप में वो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर गया, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में बस यही सोचना। क्या सोचना? दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, कि जहां पर, है ना, कि विदेश में एक कोना है जहां, जिस जगह मैं युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूं, उस जगह में अगर मेरी मृत्यु हो जाती है ना, वहां पे क्या कहते हैं कि देयर शैल बी, राइट। वो कहते हैं कि अगर मैं वहां पर लड़ते लड़ते शहीद हो गया, मर गया, तो वहां पे मुझे दफनाया जाएगा। और वो जितना जगह पे मुझे दफनाया जाएगा ना, वो जो कोना बच गया, वो जो छोटी सी जगह होगी, वह जगह आप क्या मान लेना, क्या सोचना कि वह जगह क्या हो चुकी है, इंग्लैंड की हो चुकी है, राइट।
इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, उस धरती पर, जिस धरती पे मैं मरूंगा, शहीद होऊंगा, जो धरती है ना इंग्लैंड का हिस्सा बन जाएगा, उस धरती में जो समाया हुआ व्यक्ति है, डस्ट, डस्ट का मतलब क्या बच्चे, ये अपने बारे में बात कर, जो मेरा जो शरीर है, जो ये धूल के समान है ना, ये इंग्लैंड की धूल के समान है, कि ये इंग्लैंड की जो धूल है उस मिट्टी से जुड़ी हुई है, कंसील्ड है, छिपी हुई है ना, जाके उस धरती में मिल चुकी है। इसीलिए आप कह सकते हो कि वो जो धरती हो चुकी है ना, जहां पे मुझे दफनाया जाएगा, जहां पर मेरी मृत्यु होगी, वो धरती है ना, वो एक छोटा सा पार्ट बन चुका है इंग्लैंड का। अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर, मतलब ए डस्ट मतलब वो अपने बॉडी के बारे में बात करे ना, यहाँ पे डस्ट जो है कण धूल, वो किसके बारे में बात करे बच्चे, रॉबर्ट ब्रूक अपने बारे में, खुद के शरीर के बारे में बात करे कि ये जो डस्ट है, ये जो शरीर है, ये इंग्लैंड है ना, इस डस्ट को, इस धूल को, इस शरीर को इंग्लैंड ने जन्मा है, राइट, इंग्लैंड में इस शरीर का जन्म हुआ है, वहीं पर इसे आकार मिला है, शेप मिला है, ये बढ़ चढ़ के बड़ा हुआ है, एंड मेड अवेयर, और यहीं पे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना, सब कुछ मान सम्मान सब कुछ यहीं पे मिला है, सब कुछ यहीं पे वो जागरूक हुआ है, कैसे क्या करना नहीं करना, अपने जीवन में कैसे रहना है, सब कुछ इसको इंग्लैंड की धरती से ही प्राप्त हुआ है। गिव वंस हर फ्लावर टू लव, और है ना इंग्लैंड की धरती ने ही इन्हें क्या दिए हैं, फूल दिए हैं प्रेम करने के लिए ना, जो इन्होंने पहली बार फूल देखा, फूल से जो ये रूबरू हुए, जो कोई भी फूल होती है ना, तो है ना पहली बार प्यार करने के लिए जो फूल, ये भी मुझे इंग्लैंड ने ही दिए। हर वेज टू रोम, इंग्लैंड ने ही मुझे रास्ते दिए, इंग्लैंड में काफी सड़कें हैं, काफी जगह हैं, और इंग्लैंड ने ही मुझे कई रास्ते दिए जहां पर मैं, रोम का मतलब क्या होता है, घूम सकना, है ना, यानी इंग्लैंड ने मुझे वो आजादी दी जहां पर मैं आराम से कहीं पर भी जा आ सकता हूँ, इंग्लैंड ने मुझे वो रास्ते दिए जहां पर मैं फ्री होके रोम सकता हूँ, रोम कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, जा सकता हूँ, है ना। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और ये जो शरीर है बच्चे, ये शरीर किसका है, ये इंग्लैंड का ही देन है, राइट, इंग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि जो रूपर्ट ब्रूक है वो काफी ज्यादा, रूपर्ट ब्रूक जो है ना काफी ज्यादा क्या है, मतलब अपने आप को देश प्रेमी मान रहे हैं, और वो अपने देश प्रेमी होने का है ना एक सबूत दे रहे हैं कि जो बॉडी है, जो शरीर है ना, ये शरीर किसका है बच्चे, ये शरीर इंग्लैंड का ही देन है, और जो ये शरीर जो सांसें ले रही है ना, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, राइट, या जो सांसें ले रही है, जो ब्रीथ कर रहा है, जो सांस ले रही है, ये भी क्या है, इंग्लिश की हवा है, राइट, ये भी क्या है, इंग्लैंड की ही हवा है, जो कि यह बॉडी अपने अंदर समा रही है। वॉश्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, वॉश्ड बाय द रिवर का मतलब क्या है बच्चे, कि ये जो शरीर है, इस शरीर ने जिन नदियों में स्नान किया, वो नदियां भी इंग्लैंड की थी, है ना। ब्लिस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, जो इस बॉडी पे जो भी धूप की किरणें पड़ी है ना, इस बॉडी को जो भी रोशनी प्राप्त हुई, जो भी है ना सम्मान मिला, वो क्या था बच्चे, बाय द सन ऑफ होम, यानी इंग्लैंड कि इंग्लैंड पर ही ये लोग थे जहां पर उसी स्थान पे उसको क्या हुआ, रोशनी मिली। ये वो धरती भी कौन सी थी बच्चे, इंग्लैंड की थी। उसके बाद वो आगे जो 6 लाइन बचते हैं उसमें लिखते हैं, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इवल शेड अवे, और वो कहते हैं कि सोचो, है ना, अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी, है ना, अगर मैं मर जाऊंगा, है ना, तो ये सोचना कि मेरे मन में, मेरे दिल में जो भी बुरे ख्याल थे, जो भी बुरे विचार थे, सभी के सभी विचार जो है धुल चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब मेरी बुद्धि पूरी की पूरी पवित्र हो चुकी है, यानी मेरे अंदर जो भी बुराइयां थी, सब कुछ मेरे मरने के बाद समाप्त हो जाएंगी, चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, है ना, और मतलब जो कभी ना समाप्त होने वाला, कहता हूं ना कि इटर्नल माइंड, यानी जो भी चीजें, जो भी विचार थे मेरे मन में, वो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, यानी मैं वही विचार लेकर जिस जगह पे मेरी, मतलब मैं जहां पर भी जाऊंगा, मरने के बाद मैं जिस भी जगह पे जाऊंगा ना, वो बुद्धि, वो विचार, वो पल, वो क्षण मैं अपने साथ उस जगह पे लेकर जाऊंगा। गिव्स समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लिश गिवन, और यहाँ पे कहते हैं कि उसके बाद मैं जब मरने के बाद जिस जगह पर भी जाऊंगा ना, मैं वापस लौटा दूंगा सारी की सारी चीजें, सारे के सारे विचार, सारे सारे चीज, जो क्या कहते हो, थॉट्स जो इंग्लैंड ने मुझे दिए हैं, मैं उन विचारों को लेकर, है ना, कहाँ लौट जाऊंगा बच्चे, स्वर्ग में, मतलब जहां पर भी मैं जाऊंगा, मरने के बाद जिस भी जगह पे जाऊंगा, मैं इन विचारों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं वहां पर बैठ के उन विचारों के बारे में सोचूंगा, विचारूंगा, है ना, मैं उन पलों को याद करूंगा जो मैंने इंग्लैंड में बिताए थे, उन ख्यालों के बारे में सोचूंगा जो मुझे इंग्लैंड में आए थे, इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड के लोगों से मिलने के बाद जो भी मेरे मन में विचार बने थे, मैं उन सभी विचारों को इंग्लैंड, है ना, जहां पर भी मेरी मृत्यु होगी वहां बैठकर मैं उन पर गहन चिंतन करूंगा, बातें करूंगा। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, and laughter learned of friends and gentleness.
इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। और वो कहते हैं कि जो भी दृश्य, जो भी है ना, जो भी मैंने दृश्य देखे, जो भी मैंने नजारे देखे, जो भी मैंने सपने देखे ना, कब खुश रहने का या फिर जो भी मैंने अपनी खुशियां बटोरी, जो भी मैंने खुशियां पाई इंग्लैंड में, उसको मैं वहां पर बैठकर याद करूंगा। एंड लाफ्टर, जो भी मैंने है ना हंसी खुशी आनंद लिया, जो भी मैंने सीखा ना, जो भी मैंने दोस्तों के साथ जो पल बिताए, जो भी उनके साथ नम्रता भरा जो पल था, जो भी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की, महसूस की इंग्लैंड की धरती पर, वो सारे की सारे चीजें मैं अपने दिमाग में, अपने दिल में छुपाकर, है ना, मैं अपने दिल में रखूंगा। और मैं जब जहां पर जाऊंगा, मैं वहां पर उनके बारे में चर्चा करूंगा। इन हार्ट्स एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन। और वो कहते हैं कि जब मैं मरकर स्वर्ग पहुंचूंगा, तो स्वर्ग भी जो जगह होगी ना, तो मुझे वो एहसास दिलाएगी, जब मैं इन सारे यादों को इकट्ठा करके अपने दिल में रखूंगा, अपने मन में रखूंगा, और जहां मेरी मेरी मृत्यु जहां पर होगी, और मैं जिस जगह पे जाऊंगा ना, तो उन ख्यालों के बारे में सोचूंगा, उन वजहों के बारे में सोचूंगा, जो वजहों की वजह से मैं जिंदा हूं, जो मुझे इंग्लैंड ने दिया है। और जो स्वर्ग में मैं अगर मरने के बाद गया, तो वह जगह भी उसी के ऐसे बन जाएगी। मतलब मैं अपने विचारों से, मैं अपने स्वभाव से, जो भी चीजें मुझे महसूस हुई है इंग्लैंड की धरती पर, वही चीजें मैं महसूस कर पाऊंगा स्वर्ग में, जहां पर मैं मरने के बाद जाऊंगा। और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने घर में ही हूं, है ना, मैं कहीं बाहर नहीं गया, मैं मरने के बाद कहीं दूसरी जगह नहीं आया, मैं उसी जगह पे हूं। क्यों मुझे ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि मेरे मन में हमेशा इंग्लैंड का ही ख्याल आते रहेगा। और ये दिखाता है कि जो रूपर्ट ब्रूक है, कितने बड़े देशभक्त हैं, राइट, कितने बड़े वो देशभक्त थे, है ना। आया बात समझ में? अब इसका हिंदी देख लेते हैं। कवि अपने मृत्यु के बाद लोगों से कहता है कि वह उसकी याद में यही सोचे कि जिस विदेशी भूमि में वह मरेगा, उसे इंग्लैंड का हिस्सा मान लिया जाए। उसकी मृत्यु की भूमि हमेशा के लिए इंग्लैंड की भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त हो। जहां उसकी मृत्यु होगी, वहां की मिट्टी उसकी बलिदान की वजह से और भी समृद्ध हो जाएगी, राइट। वो कहते हैं कि जहां पर मेरी मृत्यु होगी ना, और मैं अपने देश के जो मैं अपना जान दूंगा ना, वो मिट्टी भी क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा समृद्ध हो जाएगी, जहां मुझे दफनाया जाएगा। उसका शरीर इंग्लैंड की धूल है, जिसे इंग्लैंड ने आकार दिया और जागरूक किया। इंग्लैंड ने उसे प्रेम और स्वतंत्रता देने वाले तरीके प्रदान किए। उसका शरीर जो कभी इंग्लैंड में था, अब भी इंग्लिश हवा में सांस ले रहा है। उसकी आत्मा इंग्लैंड की नदियों द्वारा धोई गई और इसकी धूप से आशीर्वादित महसूस करती है। वह चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका दिल सभी बुराइयों से मुक्त हो जाए। उसकी आत्मा शाश्वत चेतना का हिस्सा बन जाएगी। उसकी सोचें जो इंग्लैंड द्वारा आकारित है, किसी रूप में लौट आएंगी। उसकी यादें और सपने जो इंग्लैंड की सुंदरता और खुशी से भरे हैं, सहेजे जाएंगे। वह अपने दोस्तों से सीखी हुई हंसी और कोमलता को साथ ले जाएगा। वह इंग्लैंड के स्वर्गीय वातावरण में शांति से आराम करने की कल्पना करता है, राइट। तो ये था बच्चा इसका पूरा का पूरा हिंदी, और जो मैंने क्विकली आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवा दिया, जो 14 लाइन की जो कविता थी मैंने आपको बता दिया। अब जो भी कंफ्यूजन मेरे ख्याल से आपके मन में होगा, सारा कुछ दूर हो चुका होगा। अगर नहीं भी दूर हुआ होगा, तो एक बार आप इसको पढ़ोगे तो आपकी जो भी कंफ्यूजन है ना, वो खत्म हो जाएंगे, राइट, है ना। चलो, तो अब हम लोग आ चुके हैं बच्चे समरी पे। हम लोग इसका समरी देख लेते हैं, शॉर्टकट में देखते हैं कि आखिर इस पोयम में कहा गया है, क्या कहा गया ना। इन रूपर्ट ब्रूक्स पोयम, है ना, रूपर्ट ब्रूक के कविता में, कौन सा कविता? द सोल्जर। ही टॉक्स अबाउट व्हाट ही होप्स विल हैपन इफ ही डाइज इन वॉर। रूपर्ट ब्रूक की इस कविता बच्चे, कौन सी कविता? द सोल्जर कविता में, है ना, कवि युद्ध में मरने के बाद क्या होगा इसके बारे में अपनी उम्मीदें जाहिर करता है, अपनी उम्मीदें व्यक्त करता है। ही विशेज फॉर हिज ग्रेव इन अ फॉरेन कंट्री टू बी सीन एज अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर। और वह चाहता है कि जब वो मरने के बाद जो उसका जो कब्र है, जो कि किसी विदेशी धरती पर उसका कब्र बना होगा ना, उसको इंग्लैंड का हिस्सा मान लिया जाए। कौन चाहता है? तो ये रूपर्ट ब्रूक चाहते हैं। ही इमेजिन्स दैट हिज रिमेन्स विल इनरिच द लैंड and that his spirit will continue to embody the values and beauty of his homeland। वह कल्पना करता है कि उसकी अवशेष, जो वो मर जाएगा, जो उसका अवशेष बचेगा, उस भूमि को समृद्ध बनाएगा। किस भूमि को? जिस भूमि पर उसकी मृत्यु हुई है। उसकी आत्मा इंग्लैंड के मूल्यों और सुंदरता को बनाए रखेगी, यानी उसकी जो आत्मा है वो इंग्लैंड की जो खूबसूरती है, जो समृद्धता है, उसको बनाए रखेगी, राइट। Brooke expresses his desire for his sacrifice to be a symbol of England's enduring spirit। और जो ब्रूक है अपने बलिदान को इंग्लैंड का स्थायी आत्मा का प्रतीक मानते हैं।
रिफ्लेक्टिंग प्राइड एंड कनेक्शन टू हिज कंट्री इवन इन डेथ। और है ना, वो क्या कहते हैं बच्चे, मृत्यु, यहाँ पे लिखा गया है कि जो ब्रूक है अपने बलिदान को इंग्लैंड का स्थायी आत्मा का प्रतीक मानते हैं, जो मृत्यु के बावजूद देश के प्रति गर्व और जुड़ाव को दर्शाता है। द पोयम कैप्चर्स थीम्स ऑफ पेट्रोटिज्म एंड इटर्नल लॉयल्टी। और कविता, ये जो कविता है बच्चे है ना, ये देशभक्ति और शाश्वत वफादारी के विषयों को प्रस्तुत करती है, राइट। ये जो कविता है ये देश प्रेमी को दिखाता है, और एक एक अटूट से नाते को दिखाता है, जो नाता एक नागरिक और एक देश के बीच होता है, जो देश प्रेमी का जो नाता होता है, इस चीज को ये कविता दिखाता है। और इस कविता में है ना, पोएट के बारे में बताया गया है कि पोएट कितना ज्यादा सोच रहा है, कितना इंग्लैंड को वह किस नजरिए से देखता है, इस विषय में पूरी की पूरी बातें की गई है, राइट। चलो, तो ये तो था आपका बच्चे समरी। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के, है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन द ईयर। अब यहां से आपका काम स्टार्ट होता है। जल्दी से मुझे बताओगे कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म किस वर्ष हुआ था, राइट। रूपर्ट ब्रूक का जन्म किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शंस है, 1887, 1915, 1815, 1987। जल्दी से मुझे बताओ, 1 का आंसर क्या होगा? कोई बात नहीं है ना प्रियदर्शी प्रिय, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। 1 का ए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द सोल्जर इज रिटेन बाय। द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है? द सोल्जर इज रिटेन बाय। द सोल्जर, ये जो कविता है किसके द्वारा लिखा गया है? द सोल्जर इज रिटेन बाय। ये जो कविता है बच्चे, द सोल्जर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत इजी है, आई गेस बहुत इजी है ये। 2 का भी ए होगा, रूपर्ट ब्रूक, है ना। रूपर्ट ब्रूक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोल्जर इज अ पोयम। किस टाइप का पोयम है द सोल्जर? लव पोयम है, हैप्पी पोयम है, नेचर पोयम है, वॉर पोयम है ना। द सोल्जर किस प्रकार का पोयम है बच्चे? पोम। अच्छा, पोम कहता है, पो का ओम है ना, पोम। पोयम पोयम मैं बोल देता हूं, लेकिन असल में कहते हैं पोम, है ना, पोम, राइट। इसे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है बच्चे? पोम, राइट। क्योंकि आदत सी लग जाती है ना, कभी कभी इंग्लिश वाले टीचर का भी क्या होता है ना, मेरी तरह क्या होता है कभी कभी, है ना, इंग्लिश हम लोग जानते हुए भी, सही प्रोनाउंसिएशन जानते हुए भी क्या होता है, कभी कभी मुंह से नहीं निकल पाता, राइट। हम लोग पोयम पोयम कहते हैं, लेकिन असल में से पोम कहते हैं। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या होगा बच्चे? डी नंबर, वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपर्ट ब्रूक्स फादर वॉज हाउस मास्टर एट। रूपर्ट ब्रूक के जो है ना पिताजी थे, वो एक हाउस मास्टर थे। कहाँ के? कहाँ के हाउस मास्टर थे? कहाँ के हाउस मास्टर थे बच्चे? रूपर्ट ब्रूक के पिताजी कहाँ के हाउस मास्टर थे? बहुत इजी है इसका आंसर, आई गेस, है ना। 4 का क्या होगा आंसर? चलो, 4 का क्या होगा बच्चे? रग्बी स्कूल, है ना। बहुत बढ़िया, रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एंड डैश सोल्जर। वो किस देश के सोल्जर के बारे में बात करता है, राइट। रूपर्ट ब्रूक जो है वो किस देश के सैनिक के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। रूपर्ट ब्रूक किस देश के सैनिक के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। किस देश का सैनिक, मतलब वो किस देश के सैनिक रहे हैं जिसके बारे में इस कविता में चर्चा हो रही है। रूपर्ट ब्रूक किस देश के, है ना, इंग्लिश, बहुत बढ़िया, इंग्लिश, है ना, सोल्जर, इंग्लिश सोल्जर, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजा। यानी यहां पे जो ना किसके बारे में चर्चा, किसके बारे में बड़ाई की गई है, किसका दृश्य दिखाया गया इस पूरे के पूरे कविता में। यहाँ पे किस देश के चित्र के बारे में, किस देश के बढ़ाई के बारे में बताया गया ना, किस देश की बढ़ाई करी गई है? जल्दी से मुझे बताओ। जल्दी से मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड देश की पूरी यहाँ पे बड़ाई हो रही है, चर्चा हो रही है, हमें पिक्चर्स दिखाई जा रहे हैं इंग्लैंड की धरती के बारे में, राइट। द पोएट द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरीज। यानी जो कवि है, द सोल्जर कविता का जो कवि है, वो हमें दर्शा रहा है, मतलब दुख और कठिनाइयां किस चीज की, है ना, किस जगह पे दुख और कठिनाइयां होगी जिसको यहाँ पे दिखाया गया है, राइट।
किस बात का दुख तकलीफ है जिसके बारे में पोएट ने यहां पर बात करी है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? ए नंबर, वॉर, यानी युद्ध के दौरान जो भी दुख तकलीफें हमें झेलनी पड़ती है उसके बारे में इस कविता में हमें बताया गया है, राइट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड पल्स इन द लाइन 10 मीन्स। जो वर्ड है बच्चे पल्स, राइट, जो वर्ड है पल्स जो लाइन नंबर 10 में दिया गया उसका मतलब क्या है? जो वर्ड है पल्स, है ना, वाइब्रेशन, याद रखना पल्स का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन, है ना। नब्ज जो वाइब्रेशन होती है ना, तो पल्स का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे? वाइब्रेशन है, याद रखिएगा। द डस्ट, है ना, स्टैंड फॉर, यहाँ पे डस्ट का मतलब क्या है? डस्ट किसके बारे में बात किया गया ना? ये जो डस्ट है बच्चे, ये डस्ट किसके बारे में बात किया गया है? डस्ट का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया? जो शरीर है, राइट, किसका शरीर? डस्ट मतलब बताया गया था ना, ये डस्ट जो है, राइट, ये इंग्लैंड, इस डस्ट को इंग्लैंड की धरती ने जन्म दिया है, आकार दिया है, ज्ञान दिया है। तो डस्ट मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? डस्ट मतलब किसके बारे में बात किया गया बच्चे? सोल्जर के बारे में ना, सैनिक के बारे में, राइट, बहुत बढ़िया, सैनिक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर इन द पोएम इज, इस कविता में जो स्पीकर है, जो मतलब जो वक्ता है, वो कौन है ना? सोल्जर है, प्रीस्ट है, मिनिस्टर है, गार्ड है? बताओगे इस कविता के वक्ता कौन है, मतलब इस कविता के स्पीकर कौन है, बोलने वाले कौन है? बहुत बढ़िया, ए नंबर होगा सोल्जर, खुद एक सैनिक है जो यहाँ पे बात कर रहा है। द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ, यानी ऐसी जगह जहां पर जो सोल्जर है ना, सोल्जर है, उसको दफनाया जाएगा, उस जमीन को, है ना, उस जमीन को उसके मरने के बाद किसका हिस्सा माना जाएगा, किसका पार्ट माना जाएगा, किसका पार्ट माना जाएगा, है ना? सिपाही के मरने के बाद जिस जगह पे उसको दफनाया जाएगा, वह जमीन का हिस्सा, वो जमीन का टुकड़ा, वो जमीन का कोना किस देश का भाग माना जाएगा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसको किस चीज से डर नहीं लगता? हमारे जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उनको किस चीज से डर नहीं लगता है? किस चीज से डर नहीं लगता है? किस चीज से डर नहीं लगता है बच्चों? बहुत गर्मी है, लाइट भी चली गई लगता है ना। हमारे स्पीकर को किस चीज से डर नहीं लगता है बच्चे? बहुत बढ़िया, डेथ से, मरने से उनको डर नहीं लगता है ना, मरने से बिल्कुल भी डरते नहीं है वो। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए डैश, रूपर्ट ब्रूक, है ना, किस चीज के लिए याद किए जाएंगे या याद किया जाता है रूपर्ट ब्रूक को? रूपर्ट ब्रूक को किस कवि के रूप में याद किया जाता है? रूपर्ट ब्रूक को किस कवि के रूप में याद किया जाता है? रूपर्ट ब्रूक को किस कवि के रूप में याद किया जाता है? डस्ट का मतलब प्रियांशी प्रिया, डस्ट का मतलब ऐसे होता है धूल, लेकिन इस कविता के अकॉर्डिंग डस्ट का मतलब क्या है कि उस सैनिक का जो शरीर है ना, जो मिट्टी का जो कण है, जो धूल है, उसी इंग्लैंड की मिट्टी से उसका शरीर बना है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? बी नंबर, वार पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम द सोल्जर इज डैश, ये जो कविता है बच्चे द सोल्जर, इन चारों में से क्या है? द सोल्जर इन चारों में से क्या है? ये भी बहुत इजी है, आई होप सबको इसका आंसर पता होगा, आई गेस सबको इसका आंसर पता होगा, है ना? जल्दी मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर, इसका आंसर क्या है बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या है? सोनेट। क्या इसका आंसर बच्चे? सोनेट, है ना, 14 लाइन की कविता। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डैश इज इनएविटेबल, इनएविटेबल, कौन सा चीज इनएविटेबल है? डैश इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है जो, है ना, जो चीज बदला ना जा सके, है ना,
इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको बदला नहीं जा सकता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, जिसको रोक नहीं सकते, जिसको चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, ऐसी कौन सी चीज है? डेथ, है ना। मरने को बदला नहीं जा सकता। प्यार बदल सकता है, माफी बदल सकती है, भीख भी बदल सकता है, लेकिन मृत्यु कभी नहीं बदलता। मृत्यु अटल है और जो जिसका है वो निश्चित है, राइट। द पोएट विशेस टू डाई विथ अ थॉट, है ना। जो पोएट है वो ऐसा कामना करता है कि जब वो मरे तो उसके दिमाग में क्या चीज रहे, है ना, कौन सी चीज रहे। वो मरने के वक्त अपने दिमाग में ऐसी कौन सी चीज रखना चाहता है? जो हमारा जो पोएट है वो मरने के बाद अपने दिमाग में कौन सी चीज रखना चाहता है? वो उस विचार के साथ मरना चाहता है, किस चीज के विचार के साथ? तो इसका आंसर क्या है बच्चे? इंग्लैंड, है ना। वो इंग्लैंड के विचार के साथ, मतलब वो चाहता है कि इंग्लैंड में उसको जो भी चीजें मिली उसके दिमाग में बस इंग्लैंड ही इंग्लैंड रहे, अपने देश का ही विचार रहे, राइट, है ना। बहुत बढ़िया। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इन डेप्थनेस टू, जो पोएट है वो अपना, है ना, इजहार करता है, जो, है ना, क्या कहते हो, जो कर्ज, राइट, इजहार करता है अपना, अपने ऊपर जो उसके ऊपर जो कर्ज है वो किस देश का कर्ज है, राइट। जो सोल्जर है, जो कवि है, वो अपने ऊपर एक कर्ज की बात करता है, कर्ज को स्वीकारता है, तो उसके ऊपर किसका कर्ज है? किसका कर्ज है बच्चे? उसके ऊपर किसका कर्ज है? बहुत सिंपल है ना, डी नंबर। उसके ऊपर क्या है? इंग्लैंड का कर्ज है ना। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ, यानी जो इस कविता का जो स्पीकर है बच्चे, जो वक्ता है ना, द सोल्जर कविता का जो वक्ता है वो कौन है? सोल्जर है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, लॉयर है? इसका आंसर क्या होगा? सैनिक, है ना, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर इज, यहां पे डैश गलत है, द सोल्जर इज डैश पोयम, मैंने यहाँ पे डैश बगल में, यानी यहां पे नहीं होगा, है ना, यहां पर नहीं होगा, यहां पर होगा, राइट। द सोल्जर इज डैश पोयम। सोल्जर बच्चे किस प्रकार का पोयम है? सोल्जर जो है किस प्रकार का पोयम है बच्चे? सोल्जर, सोल्जर किस प्रकार का पोयम है? 19 का क्या होगा? पेट्रियोटिक। बहुत बढ़िया। पेट्रियोटिक का मतलब क्या होता है बच्चे, है ना, पेट्रियोटिक का मतलब क्या होता है? देशभक्ति की भावना जिसमें होता है ना, पेट्रियोटिक, जिसमें देशभक्ति की भावना होती है। तो ये सिंपल सा बात है, ये कविता क्या है बच्चे? देशभक्ति वाला, राइट। इसके मन में देशभक्ति वाला भाव है, तो ये देशभक्ति टाइप का कविता है। द डैश इज अ पेट्रियोटिक पोयम। कौन सा पोयम देशभक्ति वाला है ना। द डैश इज अ पेट्रियोटिक पोयम, कौन सा कविता, है ना, जो क्या है, एक देशभक्ति से भरा हुआ कविता है? कौन सा, कौन सा कविता देशभक्ति से भरा हुआ ओत प्रोत वाला कविता है? कौन सा? 20 का आंसर क्या होगा बच्चे? बहुत बढ़िया, सी नंबर, है ना, द सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, है ना। द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, पहली कौन सी लाइन ऑक्टेव कहलाती है ना। पहली कितनी लाइन को हम ऑक्टेव कहते हैं? देखो मैंने बताया था ना आपको, मैंने बताया था ना बच्चे, है ना, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि पहली कौन सी लाइन, पहली कितनी लाइन ऑक्टेव कहलाती है? पहली कितनी लाइन ऑक्टेव कहलाती है? पहली कितनी लाइन ऑक्टेव कहलाती है? बहुत बढ़िया, है ना। पहली कितनी लाइन ऑक्टेव कहलाती है बच्चे? 8 लाइन। पहली 8 लाइन को हम ऑक्टेव कहते हैं, राइट। द लास्ट डैश लाइन्स आर नोन एज सेस्टेट, है ना। और आखिरी की कितनी लाइनें सेस्टेट कहलाती हैं? आखिरी की कितनी लाइनें सेस्टेट कहलाती है ना। आखिरी की कितनी लाइनें सेस्टेट कहलाती है? आखिरी की कितनी लाइनें सेस्टेट कहलाती है? बहुत सिंपल इसका आंसर, है ना, क्या हो गया? ए नंबर 6। पहली 8 लाइन ऑक्टेव और लास्ट 6 लाइन क्या हो जाएंगी बच्चे? सेस्टेट। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर डैश इन द, ना, डैश इन सोल्जर, यानी द सोल्जर कविता में कंसील्ड का मतलब क्या है? सोल्जर कविता में कंसील्ड का मतलब क्या है? लड़कियों को पता होगा, लड़कियां कंसीलर लगाती हैं, है ना। जब आप मेकअप करते होगे तो आप कंसीलर लगाते हो। कंसीलर का क्या काम है ना। जो भी लड़कियां कंसीलर लगाती हैं
एक बार अपना ना ऐसे हाथ उठाएंगे ना। कंसीलर आप जानते होगे, आप मेकअप करते होगे गर्ल्स, तो आपको पता होगा कंसीलर। कंसीलर क्या काम करता है? कंसीलर एक प्रकार का क्या है, मेकअप का सामान है, जिसका उपयोग किस चीज के लिए होता है? जल्दी मुझे बताओगे। लड़कियां कंसीलर का यूज करती है किस चीज के लिए? अगर उनके फेस पे कोई दाग धब्बे है तो उसको छुपाने के लिए। कंसील करने का मतलब क्या होता है बच्चे? कंसीलर का इस्तेमाल क्या होता है? छुपाने के लिए, राइट। छुपाने के लिए कोई भी चीज, दाग धब्बा या कहीं पे कट फट गया तो उसको छुपाने का काम कंसीलर का यूज होता है ना। उसी कंसीलर को आप समझो कंसील्ड। कंसील का मतलब क्या होता है? छिपाना। हाइड मतलब भी क्या होता है? छुपाना होता है ना। कंसीलर का और हाइड का मतलब, हिडन का मतलब क्या होता है? छुपाना, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, हिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पोयम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज अ सोनेट। एक कविता कितनी लाइन की होनी चाहिए जिसे हम सोनेट कहेंगे, है ना। कोई भी एक कविता में कितनी लाइन होनी चाहिए जिसे हम सोनेट कहेंगे? जिसे हम सोनेट कहेंगे, जल्दी से मुझे बताओ। जल्दी से मुझे बताओ बच्चे। सोनेट कहलाने के लिए एक कविता में कितनी लाइनें होनी चाहिए? बहुत सिंपल है, 14 लाइन, 14 लाइन्स, राइट। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर कविता के अनुसार, इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव एज फ्लावर्स टू डैश, यानी इंग्लैंड ने उन्हें फ्लावर्स दिए, फूल दिए, क्या करने के लिए? टू लव, है ना। फ्लावर दिए प्यार करने के लिए, है ना, टू लव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म इन द डैश फ्रेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट, है ना। तो ये यहाँ पे जो रूपर्ट ब्रूक है, इन्होंने जो कविता लिखी थी जो वर्ल्ड वॉर प्रथम के दौरान, तो वो किस फेज की बात कर, राइट, किस टाइम की? तो अर्ली फेज, मतलब स्टार्टिंग फेज, वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग हुआ था ना। ये वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ था या वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद नहीं, अर्ली फेज में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ही हो रहा था, है ना, स्टार्ट ही हो रहा, तब इसकी शुरुआत ही हुई थी। तो उस दौरान उन्होंने एक देशभक्ति को, है ना, बढ़ावा देने के लिए द सोल्जर कविता लिखी थी, राइट। चलो नेक्स्ट, द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ स्टेंजा। इंग्लैंड, सिंपल सी बात है, इंग्लैंड क्या इमेज मन में आता है उसके बारे में बढ़ाई चढ़ाई की गई है दोनों, है ना। दोनों स्टेंजा में, 8 लाइन वाले स्टेंजा में, 6 लाइन के स्टेंजा में सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के बारे में ही बातें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? ओह बहुत गर्मी है यार, है ना। 1887, सिंपल यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज अ डैश पोएट, है ना। वो इंग्लिश या ब्रिटिश पोएट था, राइट। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिज फादर वाज अ डैश इन रग्बी स्कूल। उसके पिताजी क्या थे बच्चे? हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच कॉलेज वाज ही एजुकेटेड। वो किस कॉलेज से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की? तो किंग्स कॉलेज से। रूपर्ट ब्रूक वाज डैश पोएट, वो एक वार पोएट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टोल्ड हिम दैट द हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ इंग्लैंड। हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ इंग्लैंड उसको किसने कहा था? तो डब्ल्यू बी ईट्स ने। रूपर्ट ब्रूक रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड इन विच वॉर। किस वॉर में इन्होंने इंग्लैंड को के ओर से लड़े थे बच्चे? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, प्रथम विश्व युद्ध में ये इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे। नेक्स्ट, ही डाइड ड्यू टू, उनकी मृत्यु किससे, किस वजह से बचे हुई थी? तो स्पेक्टिसीमिया, है ना, स्पेक्टिसीमिया जो मैंने बताया था, ब्लड पॉइजनिंग होती है, तो इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज स्पेशली फेमस फॉर। वो किस चीज के लिए फेमस है? तो सोनेट्स के लिए फेमस है ना, खास करके स्पेशली सोनेट्स के लिए फेमस है। ही डाइड इन, उनकी मृत्यु कब हुई? अब ये बताओगे ना, उनकी मृत्यु कब हुई? उफ, उनकी मृत्यु कब हुई बच्चे? यहाँ तक मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, मुझे पानी प्यास लग गया, जल्दी से मुझे बताओ उनकी मृत्यु कभी। बहुत बढ़िया, 1915 में। 3 नंबर, बहुत सिंपल है। चलो, तो 37 में से आपको कितने मार्क्स मिले? टोटल 37 क्वेश्चन था, 37 क्वेश्चन में से आपने कितने मार्क्स स्कोर किए? टोटल 37 क्वेश्चन में से आपको कितने मार्क्स आए बच्चे? कुल 37 प्रश्न में से आपने कितने स्कोर किए? 37 का बी 1914 नहीं तो 1915। चलो बहुत बढ़िया।
टोटल 37 में से आपने कितने मार्क्स स्कोर किए? 36। वाओ, वेरी नाइस। किसी को 25, 34, 30, 36, 37 में 37, 34, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, राइट। ये वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना, या फिर आ भी चुके हैं। हाउ डज द पोएट फील इन डाइंग फॉर हिज कंट्री? मतलब जो पोएट है, जो कवि है, जो वो अपने देश के लिए मरता है, तो उसमें उसको कैसी फीलिंग आती है? द पोएट फील्स प्राउड एंड पीसफुल अबाउट डाइंग फॉर हिज कंट्री। कवि को अपने देश के लिए मरने पर गर्व और शांति महसूस होती है। ही थिंक्स, वह सोचता है, इट इज एन ऑनर एंड बिलीव्स हिज डेथ विल मेक द प्लेस वेयर ही डाइज फॉरएवर कनेक्टेड टू इंग्लैंड, कीपिंग इट्स स्पिरिट अलाइव। उसका मानना है कि उसकी मृत्यु के बाद वह स्थान जहां पर उसकी मृत्यु होगी इंग्लैंड से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा और उसकी आत्मा वहां पर जीवित रहेगी। यानी वो इंग्लैंड, वो जो हिस्सा है जहां पर उसकी मृत्यु होगी, वो हिस्सा हमेशा के लिए इंग्लैंड का बन जाएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? इस कविता का विषय वस्तु क्या है? मतलब ये कविता हमें क्या बताना चाहती है? द थीम ऑफ द पोएम इज द पेट्रोटिज्म एंड द नोबल सेक्रीफाइस ऑफ डाइंग फॉर वंस कंट्री। ये जो बच्चे कविता है, कविता का विषय क्या है कि देशभक्ति और अपने देश के लिए मरना एक महान बलिदान साबित होता है, राइट। द पोएम शोज लव फॉर इंग्लैंड, और ये जो कविता है ये बच्चे इंग्लैंड के प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है। एंड बिलीव दैट इवन इन डेथ अ सोल्जर कैन कीप इंग्लैंड स्पिरिट अलाइव इन फॉरेन लैंड। और यह कविता यह भी दर्शाती है कि मृत्यु के बाद भी एक सैनिक इंग्लैंड की भावना को विदेशी भूमि पर जीवित रख सकता है। यहाँ पे जो सैनिक है वो ये मानता है कि वो अगर मर भी जाएगा फिर भी वो क्या होगा, जिस धरती पर उसकी मृत्यु होगी वह धरती में हमेशा इंग्लैंड की आत्मा बसी रहेगी। वो भी जमीन किसका होगा बच्चे? इंग्लैंड का होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड बी फॉरएवर इंग्लैंड? यानी विश्व का कोई एक कोना हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड कैसे बन सकता है ना? कैसे विश्व में कोई भी देश में कोई एक कोना होगा जो कोना हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का बन सकता है, ये कैसे संभव है? तो इन द सोल्जर, यानी दो सोल्जर कविता है, रूपर्ट ब्रूक कहते हैं अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड कैन बी फॉरएवर इंग्लैंड। वो कहते हैं कि है ना, जो विदेशी धरती है उसका एक कोना हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का बन जाएगा। बिकॉज, क्योंकि इफ ही डाइज देयर, अगर वो वहां पर मरेगा, हिज बॉडी विल ब्रिंग अ पीस ऑफ इंग्लैंड विथ हिम। उसका जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, वो इंग्लैंड का एक टुकड़ा अपने साथ लेके जा रहा है। हिज सेक्रीफाइस विल मेक दैट प्लेस फील लाइक इंग्लैंड। और उसका जो बलिदान होगा उस विदेशी जमीन पर जहां पर वो मरेगा, वो वहां पर मरने के बाद भी वो इंग्लैंड जैसा ही महसूस करेगा। उसको लगेगा कि हम इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं, मेरा शरीर इंग्लैंड का देन है, मेरी आत्मा इंग्लैंड की देन है, तो जिस जगह पे मेरी मृत्यु होगी, जहां मुझे दफनाया जाएगा, वो भी तो इंग्लैंड का ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से मतलब जो भी विदेशी जमीन है वो इंग्लैंड का हो जाएगा, इसी प्रकार से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय अ फ्रेज अ पल्स इन द इटर्नल माइंड? ये जो बच्चा फ्रेज है, जो लाइन है अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, इसका मतलब क्या है? द फ्रेज अ पल्स इन द इटर्नल माइंड मीन्स, जो बच्चे फ्रेज है, वाक्यांश है अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, है ना, इसका मतलब ये है दैट द सोल्जर्स स्पिरिट विल लिव ऑन फॉरएवर इन अ हायर इटर्नल रिल्म। मतलब क्या है कि बच्चे यहाँ पे ना, मतलब वो जो सैनिक है उसकी जो आत्मा है हमेशा के लिए जीवित रहेगा, है ना, हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा, हमें कभी नहीं मरेगा, और वो उस क्षेत्र में हमेशा जीवित रहेगा ना, अनंत फेज में। हिज सेक्रीफाइस विल बी रिमेंबर्ड, उसका जो बलिदान है वो हमेशा के लिए याद किया जाएगा। एंड हिज सोल विल बिकम पार्ट ऑफ समथिंग एवरलास्टिंग, और उसकी जो आत्मा है किसी ऐसी चीज से जुड़ जाएगी, ऐसी चीज का हिस्सा बन जाएगी जो एवरलास्टिंग है, मतलब जो स्थायी है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा, उस चीज की हिस्सा बन जाएगा इसका आत्मा, राइट। और लास्ट क्वेश्चन है, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, मतलब उस धरती पर, है ना, उस धरती पर एक उससे भी अधिक, कहो कि उससे भी अधिक मतलब एक तो वो धरती पहले से ही महान है, और उस
धरती पर उससे भी अधिक महान चीज हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगी बच्चे, छिप जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए उस धरती का हिस्सा बन जाएगी। इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे इस लाइन में डस्ट दिया हुआ है ना, तो व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर, ये जो लाइन है बच्चे, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, इसमें डस्ट शब्द का मतलब क्या है, द वर्ड डस्ट स्टैंड फॉर पोएट्स बॉडी, है ना, आफ्टर ही डाइज। तो यहां पर जो बच्चे जो डस्ट है ना, डस्ट का मतलब क्या है, उस पोएट का बॉडी, उस कवि का शरीर, जो कि है ना उसके मरने के बाद वहां पर दफनाया जाएगा, है ना, जो दफनाया जाएगा, जो धूल मिट्टी बन जाएगा, उसके बारे में यहां पर बात किया जा रहा है। डस्ट का मतलब क्या है, उस कवि का शरीर, राइट। ही बिलीव्स, वो सोचता है, उसको विश्वास है, हिज बॉडी मेड फ्रॉम इंग्लिश सॉयल, उसका जो शरीर है वो इंग्लैंड की मिट्टी से बना है, विल इनरिच द फॉरेन लैंड, और उसका जो शरीर जो इंग्लैंड की मिट्टी से बना है, अगर उस शरीर को उस विदेशी धरती पर दफनाया जाएगा तो वो विदेशी धरती भी समृद्ध बन जाएगी। एंड वेयर ही, मतलब जहां पर उसको दफनाया जाएगा, राइट, वेयर ही इज बरीड विल इनरिच द फॉरेन लैंड, राइट, मेकिंग इट बेटर, और उसको और ज्यादा बेहतर बनाएगी, बिकॉज इट कंटेन्स अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, मतलब कि जहां पर भी है ना, जिस भी जगह पर इसकी मृत्यु होगी और उस जगह पर जब इसकी बॉडी को दफनाया जाएगा तो वो जो जगह है ना वो और बेहतर बन जाएगा, वो और ज्यादा समृद्ध बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उस जमीन पर इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड का एक हिस्सा दफनाया गया है। मतलब जो पोएट है, जो कवि है, वो तो इंग्लैंड का ही एक हिस्सा है ना, इंग्लैंड का ही एक पार्ट है। अगर उस हिस्से को, अगर मानो कि आपका हाथ काट कर हम पटना में जाके दफना दिए, राइट, तो कहने का मतलब क्या है कि पटना का जो जिस हिस्सा जहां पर मेरा हाथ को दफनाया गया है, वो भी जो जगह है वो भी युवा सर का हो गया ना, क्योंकि उस जगह पर मतलब युवा सर का हाथ दफनाया गया है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चे, कि जो इंग्लैंड का धरती ऐसे ही बहुत समृद्ध है, क्योंकि ये देखो समृद्ध है कि नहीं वो तो आपको पता है ना, वो आपको पता है, हमें पता है कि हमारे ऊपर इंग्लैंड वासियों ने कितना अत्याचार किया है ना। अभी वाले जो इंग्लैंड के लोग हैं उनको नहीं पता कि उनके पूर्वजों ने हमारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, कितना हमें सताया, कितना तंग किया, कितना अत्याचार किया, अभी वाले लोगों को नहीं पता है ना। तो हम लोग अभी के लोगों को उसका दोषी नहीं मान सकते। कुछ कुछ लोग हैं जिसका मेंटेलिटी वैसा ही है, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं, जो आज का जो जनरेशन है, उसको नहीं पता कि उसके पूर्वजों ने हमारे साथ क्या क्या किया है। तो यहाँ पर भले ही इंग्लैंड की खूब बढ़ाई हो रही है ना, अब सिंपल सा बात है, जिस देश के आप नागरिक हो वो देश आपको कभी भी बुरा नहीं लगेगा, है ना। जब आप जिस भी देश के हो, पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान कभी भी बुरा नहीं लग सकता, वैसे ही भारतवासियों को भारत कभी बुरा नहीं लगेगा, इंग्लैंड वालों को इंग्लैंड कभी बुरा नहीं लगेगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है सोल्जर के द्वारा, जो सैनिक है, जो रूपर्ट ब्रूक है, वो कहते हैं कि मेरा जो देश है, जो मेरा इंग्लैंड है, वो बहुत महान देश है, बहुत बढ़िया देश है, वो बहुत समृद्ध देश है, और उस देश का मैं हिस्सा हूं। और अगर मैं अगर किसी जगह पे जाकर मर जाऊंगा तो मुझे जहां पर दफनाया जाएगा वो धरती भी काफी समृद्ध बन जाएगी, पहले से बेहतर बन जाएगी, क्योंकि उस जगह पर इंग्लैंड का एक हिस्से को दबाया गया है, दफनाया गया है। यही बच्चे इसका आंसर है ना, राइट। चलो, तो आई होप आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी है ना, कल जो भी डाउट होगा पोएम में वो भी क्लियर हो गया होगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, समरी क्लियर हो गया, क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो गया। आई होप आपको है ना अब कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी, है ना। चलो, तो क्लास कैसी लगी बच्चों, कमेंट जरूर करना, है ना। एक बार फिर से थैंक यू सो मच, आपने मेरे हेल्थ के बारे में मेरे से चर्चा करी, आपने अपना मतलब चिंता जाहिर किया, उसके लिए बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोग मेरी इतनी परवाह करते हो, है ना। और क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट में लिख के बताओगे, और इस वीडियो को बहुत अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, ताकि उन तक भी है ना, अभी एग्जाम का टाइम अब नजदीक आ रहा है, अब हमारे पास अब उल्टी गिनती आप स्टार्ट कर दो ना, अब उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी बहुत छुट्टियां आएंगी बीच में, आप डिस्टर्ब हो सकते हो, लेकिन अपने आप को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना। अब तो छुट्टियों का दौर शुरू हो जाएगा, रक्षाबंधन के बाद आपको मालूम है ना, अभी इंडिपेंडेंस डे आएगा, फिर रक्षाबंधन, उसके बाद फिर दिवाली, दशहरा, छठ, है ना, ये सब काफ़ी ज़्यादा पर्व आएंगे, तो छुट्टियां भी आपको मिलने वाली हैं। तो इसीलिए बहुत जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। ठीक है, चलो, तो बच्चों क्वेश्चन आंसर कैसे याद करना है, देखो क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, बार बार कहता हूं कि आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना, बस आपको टॉपिक समझना है। अगर आप टॉपिक समझ गए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको समझ में आ गया, तो आप हिंदी में तो लिख ही सकते हो ना।
अगर आपको समझ में आ गया तो आप आंसर हिंदी में लिख सकते हो, बस उसी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आपको इंग्लिश में सेंटेंस लिखने आना चाहिए। टेंस आपका पढ़ाया जा चुका है, अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, है ना, कुछ कुछ सेंटेंसेस बनाओ, ट्रांसलेशन वाला बुक सॉल्व करो, ताकि आपको इंग्लिश में लिखने की आपकी क्षमता और इंप्रूव हो, तभी जाकर आप लिख पाओगे क्वेश्चन आंसर। याद करके मत जाओ, मैं कभी सलाह भी नहीं दूंगा कि आप जो भी मैं लिखवा रहा हूं आप हुबहू याद करके जाओ, बिल्कुल नहीं। आप अपने हिसाब से चीजों को लिखो, है ना। हिंदी में आप लिख लो, क्वेश्चन का आंसर हिंदी में लिख लो, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है गूगल में डाल दो, आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास मोबाइल होगा, उस क्वेश्चन को, है ना, गूगल में डाल दो, उसको बोलो कि ट्रांसलेट करो उसको हिंदी में, तो गूगल क्या करेगा, आपको ट्रांसलेट कर देगा हिंदी में। अब हिंदी में आप क्वेश्चन समझ गए, हिंदी में आंसर लिख दो। हिंदी में आंसर लिखने के बाद एक एक लाइन को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कोशिश करो। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, है ना, आधा आधा घंटा अगर आप रोज, है ना, बस मतलब एक ही पेज अगर आप ट्रांसलेट करते हो ना, तो देखना आप में बहुत हद तक इंप्रूवमेंट आ जाएगा। आप रोज, है ना, रोज क्या करो बच्चे, रोज के रोज, राइट, डेली, आप डेली क्या करो, एक 30 मिनट का, है ना, एक टाइम सेट कर लो कि इस 30 मिनट में हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है, हिंदी, राइट, हिंदी सेंटेंस को क्या करना है बच्चे, हमें हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करना है किसमें, इन इंग्लिश, राइट, इन इंग्लिश। मैं आपको बताता हूं, राइट, आप ऐसा कर सकते हो, आप गूगल पे टाइप करोगे ना शॉर्ट स्टोरी, है ना, गूगल पे टाइप करो बच्चे, शॉर्ट हिंदी स्टोरी, है ना, शॉर्ट हिंदी स्टोरी आप गूगल में टाइप करो तो छोटी छोटी कहानियां बहुत सारी आ जाएंगी। जैसे मैं अपने बच्चों को, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था ना, तो मैं वहां पर बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस करवाता था। कैसे कि मैं गूगल से बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां उनको लिखवा देता था, और मैं कहता था कि इन छोटी छोटी कहानियों को आप इंग्लिश में लिखने का कोशिश करो। तो वो धीरे धीरे इंग्लिश में लिखते 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 जब उनकी हैबिट बन गई लिखने की, तो अब वो सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में लिख लेते हैं। गलतियां काफी हद तक कम होती गई। अब उनके लिखने का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया। अब वो उनको क्वेश्चन आंसर याद करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। मैं उनको चैप्टर समझा दिया करता था और वो खुद से आंसर लिखते थे। तो आपको भी बस ऐसे ही करना, याद नहीं करना, है ना। चलो, ये तो एक तरीका था। आगे मैं और भी अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा। संडे का आप वेट करो, मैं संडे को सोच रहा हूं कि आप इंग्लिश में कैसे बेहतर कर सकते हो, इस पर मैं वीडियो लेके आऊं। एग्री हो आप सब? क्या आप सब एग्री हो, है ना? हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन इंग्लिश। हाउ टू स्कोर 95 प्लस, है ना, हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन इंग्लिश, राइट। आप चाहते हो, आप चाहते हो ये वीडियो आए संडे को? जो भी बच्चे चाहते हैं वो है ना, एक थम्स अप डालोगे ना। हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन इंग्लिश, अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो आए तो आप थम्स अप करो, है ना। तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ताकि काफी आपको हेल्प मिले, है ना, कि कैसे आप इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स ऊपर, इससे ऊपर मार्क्स ला सकते हो। आप अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप, है ना, इस पर एक आप थम्स अप बटन डाल दो। मैं इसके लिए एक अलग से आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, आपको क्या करना है, कैसे याद करना है, किन किन चीजों पर ध्यान देना है, सब कुछ। चलो ठीक है, ठीक है। तो मुझे आंसर मिल गया, मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। तो मैं आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ठीक है। मैं उस पर भी बात करूंगा, राइट, मैं उस पर भी बात करूंगा। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दे दो, 3 4 5 दिन, हो सकता है कि मैं संडे को ही ले आऊं वीडियो, है ना। अगर संडे तक मुझे समय मिल गया तो मैं संडे को आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं इस पूरे टॉपिक को डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चे। आई होप आपको आज की क्लास काफी अच्छी लगी होगी, आपको टोटल चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो आप बिल्कुल एक अच्छा सा कमेंट कर दो, है ना, और इस वीडियो को शेयर करना, राइट। तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, है ना। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। पिछले 1 घंटे से